हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। तो सबसे पहले कि देखो, मैं आपके दो क्वेश्चंस का पहले जवाब देना चाहूंगा स्टार्ट करने से पहले पेपर को। कि आप में से कुछ सोच रहे होगे सर ने बीच में वीडियोस नहीं डाली, 2 दिन 3 दिन ठीक है हो गए। वो मैंने इसलिए डाली, मैं आपको रीजन दूंगा उसका कि मैंने क्यों वीडियो नहीं डाली। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से बैठ के आपके ना कमेंट्स देख रहा था वीडियो पर, सारी वीडियोस पर मैंने देखे। ठीक है, गलतियां होती है क्योंकि मैं डायरेक्ट पेपर आपके सामने सॉल्व करता हूँ। आपको पता है ये कि YouTube पे कोई भी पर्सन आपको डायरेक्ट पेपर तो सॉल्व करके नहीं दे रहा, और कम मतलब डायरेक्ट तो छोड़ो, आपको सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा पेपर्स के। क्योंकि ऐसा कोई टीचर नहीं है जो डायरेक्ट पेपर आपके सामने बैठ के सॉल्व कर रहा है ना यहाँ पे स्क्रीन पर, और उससे गलती एक भी ना हो, वो सारे क्वेश्चन सही दे दे। ऐसा मेरे को एक भी बंदा दिखा देना, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो बकवास लिख रहे हैं ना कमेंट्स में जो लोग, तो बेटा आप लोगों के लिए एक चीज है। अगर आप लोगों को ज्यादा ज्ञान हो ना, तो मेरी तरफ से ओपन चैलेंज है, ठीक है। कम मर्जी अपने ज्ञान को आगे ना साथ में कंपेयर कर लेना, ठीक है। आप लोगों के लिए ओपन चैलेंज है बेटा, मेरी तरफ से। आप लोगों को लगता है ना कि मेरे को नॉलेज नहीं है, ये जो भी बकवास जो आप लोग लिख रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से, तो बेटा ओपन चैलेंज है आप लोगों के लिए। कम मर्जी आके अपनी नॉलेज कंपेयर कर लेना कि आपको कितना ज्यादा ज्ञान है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे आपको ही पता है कि आपके कोई ऑप्शन नहीं है मेरे अलावा जो आपको हर पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे पूरे पूरे बैठ के, और आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। और जिनको लगता है ना कि टीप के कर रहे हैं, टाप के कर रहे हैं, ये जो बकवास लिख रहे हो आप लोग, ठीक है, तो ये आप अपने माँ बाप के साथ भी ऐसी बात करते होगे, ठीक है। आपको इज्जत नहीं है टीचर की, ठीक है ना। तो बेटा आपके लिए ओपन चले, जिनके लिए जिनको लगता है कि हमें ज्यादा ज्ञान है ना, तो उनके लिए तो कम मर्जी आ जाना आप लोग, क्लियर। और दूसरी बात ये कि मेरा मन बिल्कुल नहीं है आज पेपर बनाने का आपके सामने सॉल्व करने का। आप लोग इतने गधे लोग हैं ना कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला तो पागल है, सामने वाला बेवकूफ है, वो तो उसको थोड़ी कुछ आता है, वो तो उसका तो दिमाग खराब है कि वो करवा रहा है आपको पेपर सॉल्व। तो बेटा अगर आपको नहीं करना ना, तो फिर आप अपनी मर्जी से कर लो, ठीक है। मैं छोड़ दूंगा, मैं यूट्यूब पे पैसा कमाने नहीं बैठा। क्या आप सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब से अर्निंग करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा? मैं आप लोगों की सिर्फ हेल्प कर रहा था इस टाइम पे कि मेरे पास काफी सारे बच्चों का कॉल आया, जो मेरे पास एटलीस्ट पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका मेरे पास कॉल आया कि सर यूट्यूब पे आप पेपर्स डालने सॉल्व कर दो। तो मैंने सोचा क्यों ना सबकी हेल्प कर दूं। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई और टीचर मिलता है ना, उस पे जाके देखो, उससे बोलो जाके टीचर से, ठीक है। और इतना इतना ये जो आप कमेंट्स बाजी कर रहे हो, ये इतना कर रहे हो ना, अगर इतना ज्ञान है तो बेटा अपना चैनल खोल के ना, चैनल तो खोलना बहुत आसान है आज के टाइम में। अगर आपको इतना ज्ञान है ना, तो आप ही पेपर के सॉल्यूशन डालने लग जाओ ना। क्यों देख रहे हो फिर मेरे चैनल पे आके सॉल्यूशंस? ना देखो आप चैनल पे आगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो आप क्यों देख रहे हो सॉल्यूशंस? आप ना देखो, फिर आप क्यों कमेंट्स करे कहते हो कि सर ये वाला पेपर सॉल्व करके डालो, ये पेपर। मैं तो सारा देख के करता हूँ, मैं तो सारा पहले से टेप के करता हूँ सारा, मेरे को थोड़ी कुछ आता है, ठीक है। जो पर्सन यहाँ पे यूट्यूब पे आपको बिल्कुल एकदम सही सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, वो तो पहले से सॉल्व करते ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट आपके सामने सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है ना। ऐसा कोई बंदा नहीं बना जो आपके सामने डायरेक्ट सॉल्व करो जिसके सारे सही होते हो, कुछ भी गलती ना हो उससे। फिर मैं भी एक काम करता हूँ, आगे से सारे पेपर सॉल्व करके और एक साथ आपको 15-20 मिनट में एक पेपर सॉल्व करवा दूंगा, फटाफट सारे आंसर सही जाएंगे बेटा। एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है, सारे बिल्कुल एकदम सही जाएंगे। फिर आपके कमेंट्स आने बंद हो जाएगी। फिर आप कहोगे अरे वाह बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, ऐसा टीचर तो हमें मिला ही नहीं। फिर आपके ये कमेंट्स हो गए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं तो ऐसा कर देता हूँ, उससे आपका फायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। कल को आपकी रैंक नहीं आ जाएगी उससे, क्लियर। और मैं भी ऐसे डालने छोड़ दूंगा, मेरे को क्या, मेरे को पैसा तो कमाना नहीं है यूट्यूब से, वो तो मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है भाई, ठीक है। मेरे बैच चल रहे हैं, मेरे पास आ रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब के पीछे मैं पैसा लेने के लिए नहीं बैठा, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर करनी है तो मैं तो नहीं कर सकता ये चीज़ कि भाई पहले मैं सॉल्यूशंस सारे करूं, उसके बाद आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्लियर। वैसे ही बस अब बहुत कम टाइम होता है आप लोग के लिए निकालता हूं मैं, क्योंकि आप लोग का रिस्पॉन्स काफ़ी लोगों का अच्छा आ रहा था। और ये जो लोग देख रहे हैं भाई, नेगेटिव कमेंट करने से बेटर है अपना चैनल छोड़ दो और किसी और का चैनल देख लो, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप ऐसे आपको ज़्यादा ज्ञान है, तो भैया ओपन चैलेंज है, आ जाना कम मर्जी, ठीक है, चैलेंज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। तो पहला क्वेश्चन नंबर है, पेपर नंबर 29 डिस्कस कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज करेक्ट फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, वो आपको पता है कि जो रेडिएशन है वो हमारा टेम्परेचर पे, जो एनर्जी है इसकी, ये हमारी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पीक जो है वो घटती है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, T1 इज लेस देन T2 लेस देन T3 लेस देन T4, फिर T4 सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है वैसे वैसे पीक जो है वो कम होनी चाहिए। तो ग्राफ की पीक किस में दिख रही है, डी में कम दिख रही है मेरे को होती, तो डी इसका आंसर आ गया। एनसीईआरटी में ब्लैक बॉडी रेडिएशन दे ही रखे हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स हैविंग स्क्वायर प्लैनेट ज्योमेट्री इज। तो पहला NiCO4। तो NiCO4 की अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन याद हो, एनसीईआरटी की ही क्वेश्चन है ये, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। अगर आपको निकालने, अगर आपको लगता है ना कि मेरे को सॉल्यूशन इसके आते हैं देख के, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ठीक है, आपको निकालना भी सिखा देते हैं। क्योंकि आज मेरा मूड जो है ना वो आप लोगों की वजह से बहुत बेकार है, और मैं फिर भी इतने मतलब आप लोगों के लिए फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ कि चलो ठीक है, आप में से जो बच्चे एटलीस्ट उनका क्यों मतलब करे नुकसान, ठीक है, उनको तो एटलीस्ट मिलेगा, और जिनको पढ़ना नहीं है ना वो तो बोलेगी ऐसे। तो यहाँ पे NiCO4 में अगर CO आपको पता है न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होता है तो 4s में भी जाएगी इलेक्ट्रॉन और 3D में भी जाएगी। तो 8 इलेक्ट्रॉन में 3D में भर देता हूँ। अब जो 4s वाले हैं ना वो आपको पता है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं 3D में, तो 4s वाला खाली हो जाता है और इसके अंदर क्या आ जाता है, एक CO इसके अंदर लग जाएगा और 3 इसके अंदर लग जाएगी, तो इसकी sp3 होगी इस तरह से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद ही है ये, क्लियर। अगला है MnCl4। MnCl4 माइनस में अब Cl क्या है, वीक फील्ड है, हैलोजन है। Mn का क्या होता है 25 एटॉमिक नंबर, तो 3d5 होगा, d5 होगा तो इसकी भी sp3, तो मतलब ये भी sp3 है, ये भी sp3, तो ये तो टेट्राहेड्रल हो गए, प्लेनर तो है नहीं। तीसरा जो है CuCl4 2 माइनस, तो कॉपर अब यहाँ पे क्या होगा, कॉपर 2 प्लस है, कॉपर वैसे ही एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है, तो इसकी क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। अब कॉपर प्लस 2 की कितनी होगी 4s0 3d9, तो D9 है यहाँ पे। अब D9 है तो ये वीक फील्ड है तो पेयरिंग तो होगी नहीं, तो इसकी भी sp3 आई, ठीक है। अब लास्ट देखिए CuNH3 4 2 प्लस, केस तो इसमें भी सेम है बट इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड का चक्कर ये आता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड में करेंगे क्या, क्योंकि डी में तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा अनपेड, तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या है, ये एक्सेप्शन केस में आता है एक्चुअली। एक्सेप्शन क्या होता है इसमें से, इसमें जो होता है ना वो 3D से किस में मूव कर जाता है, इलेक्ट्रॉन 4p में मूव कर जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव इन 3D टू 4p। तो इसलिए डी का एक खाली हो जाता है, एक एस का खाली होता है, दो पी के खाली होते हैं, इस तरह से ये होता है, एक डी का एक एस का दो पी के। तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लैनेट। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे क्या होता है नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो यहाँ पे पेयरिंग तो हो नहीं सकती, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये 4p में माइग्रेट कर जाता है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है द डाइपोल मोमेंट ऑफ AX3 BX3 एंड CX3 आर इतना इतना एंड इतना। द पॉसिबल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल मे बी कंसिडर सी हैज नो लोन पेयर। ओके, सी के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है गाइस। ए बी एंड सी आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स। ए बी सी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक्स से, क्लियर। तो इसका मतलब अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भाई देखो एक्स वाले जो है हेलोजन तो है नहीं भाई, आतों के माइंड में होता है एक्स क्या है, हेलोजन है, वो तो है नहीं, क्लियर। तो मैं देखो आपको डाइपोल मूवमेंट से एक्चुअली क्या होता है, शेप निकालने के दो तरीके होते हैं। वन इज द भाई हम लोग वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, दूसरा डाइपोल मूवमेंट से भी निकाला गया था। अब डाइपोल मूवमेंट से शेप कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अगर हमारी ज्योमेट्री, अगर हमारा मॉलिक्यूल AB3 टाइप है और अगर उसका म्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो होगा ये सिमेट्रिकल शेप होगी इसकी, इस AB3 की कैसी शेप होगी, सिमेट्रिकल शेप होगी अगर इसका म्यू 0 आ रहा है। और अगर सिमेट्रिकल शेप होगी तो तीन ये चार है, तो यहाँ पर क्या बनता है ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप बन जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप इसकी रहेगी। तो अब ये देख लो लास्ट वाले में 0 दे रहे हैं तो लास्ट वाले में ट्राइगोनल प्लेनर वाले देख लो, तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो अपने वैसे ही गए, देखो बी और डी बचा, ए और सी में से कोई एक ऑप्शन। अब आगे देखना, अब ये जो AB3 टाइप मॉलिक्यूल है इसमें हम लोग डाइपोल मूवमेंट से एक रूल और बोलते हैं, अगर डाइपोल मूवमेंट हाईएस्ट है AB3 टाइप की, अगर म्यू जो है वो क्या है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट म्यू पे हमेशा जो शेप होगी ऑलवेज
शेप जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, पिरामिडल होगी गाइस। क्या होगी, पिरामिडल। ये डाइपोल मोमेंट का रूल था। डाइपोल मोमेंट से कैसे शेप निकाली जाती थी, क्योंकि ये रूल ज्यादा चला नहीं। क्यों? क्योंकि हर मॉलिक्यूल की निकालनी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि इसमें तो हमें याद रखना पड़ रहा है ना, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स कैसे याद रखेंगे। दैट्स वाई हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन से हम लोगों ने शेप निकालनी सीखी है वेस्पर थ्योरी से। तो पहले क्या आया था, डाइपोल मोमेंट वाला तरीका आया था। तो पिरामिडल शेप जो है यहाँ पे आएगा, तो पहले का पिरामिडल आना चाहिए, इसका मतलब सी गलत हो गया, पहले टी शेप दे रखा है, तो पहला आएगा पिरामिडल, क्योंकि पहली जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखो 0.5 का कुछ अपन बोल नहीं सकते कि क्या शेप आएगी, अब इसमें टी शेप दे रखी तो हो सकता है 0.5 की टी शेप हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे इसमें कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो हम लोगों को ये जो लॉजिक था, इससे हमने ए आंसर इसका निकाल दिया। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ RC डबल बॉन्ड O NH2 विद अ मिक्सचर ऑफ Br2 एंड एक्वस KOH, ओके, गिव्स RNH2, ठीक है, प्राइमरी अमीन देता है एज द मेन प्रोडक्ट, द इमीडिएट नोट, द इंटरमीडिएट नोट इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन इज। तो बेटा अगर मेरे को इसमें इंटरमीडिएट बताना है गाइस अब, ठीक है, तो इसमें अपन को मैकेनिज्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म के बिना तुम इंटरमीडिएट बता ही नहीं सकोगे डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर इसका मैकेनिज्म हम लोग करें, RC डबल बॉन्ड O NH2 है यहाँ पर, क्लियर। इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, KOH अब स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन आप लोगों को पता ही होगा कौन सा होता है एसिडिक हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ो या कार्बन sp वाले कार्बन के साथ जुड़ो। तो हमने एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर ये बता दिया, एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर आ गया नेगेटिव, यहाँ पे एक H है, क्लियर। अब इसका रिएक्शन किसके साथ होगा बेटा, Br2 के साथ। Br2 के साथ होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O N के साथ एक क्या लग गया, Br लग गया, और इसके वजह से इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन और बच रहे, ये रहा, फिर वो H माइनस रिएक्ट करेगा, फिर इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, तो यहाँ पर बच गया इस बार N के ऊपर माइनस, और इसका लगा हुआ है Br। अब यहाँ पर क्या होता है आगे कि Br माइनस हमारा निकलता है। जब Br माइनस हमारा निकलता है तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड यहाँ पर बन जाता है। नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर आए थे, ये न्यूट्रल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द नाइट्रीन। इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रीन। अब ये नाइट्रीन जो होता है इसमें फर्दर क्या होता है, टोटामराइज मतलब रीअरेंजमेंट होता है, ये वाला आर इधर चल जाता है, तो ये इस तरह से कुछ बन जाता है कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N R, क्लियर। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और यहाँ से क्या बन जाता है, एक प्राइमरी अमीन बन जाता है। तो ये प्राइमरी अमीन हमारा बन चुका। अब इसमें इंटरमीडिएट कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। एक तो RCONH Br, ये वाला फर्स्ट इंटरमीडिएट। इसने बोला कौन सा इंटरमीडिएट नहीं आता, नॉट इन्वॉल्व, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो हो गया। अगला है ये रहा, देखो ये आयनिक कंपाउंड की तरह स्पीसीज है, इसके K+ लगा दूंगा तो ये वाला बन जाएगा सेम, तो ये भी नहीं हो सकता। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये भी नहीं हो सकता, ये भी इंटरमीडिएट आ गए। ये नहीं आया तो D इसका आंसर आ गया बेटा, क्लियर। चलो आगे देखना अगला क्वेश्चन, सल्फाइड ओर्स आर कॉमन फॉर द मेटल्स। तो इनमें से कौन से मेटल्स का कॉमन सल्फाइड और मिलता है, तो NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में लगाई हो तो सिल्वर, कॉपर एंड लेड। सिल्वर का हमें पता है कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, आर्जेंटाइट। कॉपर का मोस्ट कॉमन होता है कॉपर पायराइट, और लेड का मोस्ट कॉमन होता है गैलेना, इसको हम लोग PBS से नोटेट करते हैं, तो A ऑप्शन इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स अ सॉल्ट ऑफ एन ऑक्सो एसिड एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का अगर फॉर्मूला लिखूं तो CaOCl2। स्ट्रक्चर इसका एक्सेप्शनल केस होता है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है, कार्बन कैल्शियम पे +2 का चार्ज आता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CaClOCl। तो ये क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड का सॉल्ट है, हाइपोक्लोरस एसिड का,
और हाइपोक्लोरस एसिड होता है HOCl। अब इसका एनहाइड्रेट बताना है, तो अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, आर्बिट्रिक लगा देंगे। मैंने आपको बताई थी बेटा आर्बिट्रिक। आर्बिट्रिक कैसे लगाए कि जब भी हीट करते हैं वाटर निकालने, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन्स के अगर मेरे को हीटिंग इफेक्ट देखना है तो वाटर निकाल दो, इसका डबल करो। ट्रिक क्या था, इसका डबल करो। तो जब इसका डबल करूँगा तो ये बनेगा H2O2Cl2। यहाँ से एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा H2O, साथ में क्या बच गया Cl2। इसका मतलब इसका एनहाइड्रेट क्या होता है Cl2। तो ए ऑप्शन मेरे को दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ लायोफिलिक सोल। तो ये तो सॉल्वेटेड तो इजीली नहीं होती, ठीक है, तो ये करेक्ट बताना है। इट इज़ नॉट, बल्कि ये तो इजीली सॉल्वेट हो जाती है लायोफिलिक। तो कोगुलेशन ऑफ दिस रिवर्सिबल होता है, क्वाइट स्टेबल होती है। डी ऑप्शन इसका आ गया। अगला क्वेश्चन है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 एलिमेंट PQRS, रिड्यूसिंग पावर पूछिए। तो ऐसा IIT के अंदर भी क्वेश्चन आया था। सीधा इसका कॉन्सेप्ट होता है जो रिड्यूसिंग पावर होती है, रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस अपने को यही वाला फंडा लगाना है और आंसर आ जाएगा। अब देख लो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, P का। तो P का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद किसका है S का, फिर S का होना चाहिए। P ग्रेटर देन S, कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन है। ठीक, खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ 4 नाइट्रो कैटेकोल, जिसका इसने IUPAC नेम दे रखा है। 4 पोजीशन पे नाइट्रो है, उसके बाद पहली और दूसरी पे 2 OH है। इसका रिएक्शन इसने करा है NaH और वो भी XS से। अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, जब भी फिनोल का रिएक्शन NaH के साथ करवाते हैं तो NaH क्या करता है, सोडियम, ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो इसने इसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। साथ में यहाँ पर XS में है, अगर 1 मोल होता तो एक को ही करता है, बट XS में है तो दोनों को रेड्यूस कर, मतलब दोनों को कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होता है इसका रिएक्शन फर्दर हम लोग करवाते हैं CH3I एंड H+H2O, क्लियर, बाय 1 मोल ऑफ वाटर। तो ये क्या करता है, ये ऊपर तो क्या बना देता है, फिनोल बना देता है, ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पर ये CH3 जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसके साथ चिपक जाएगा, OCH3 बना देगा। OCH3 बना देगा, नीचे NO2 है, इसका नाम देखना है 1 2 3 4 4 मतलब 4 नाइट्रोफिनोल आएगा। 4 नाइट्रोफिनोल पहला तो बन नहीं सकता, दूसरा नहीं बन सकता, तीसरा 4 नाइट्रोफिनोल, ये वाला सही है, ये गलत हो गया क्योंकि 5th पोजीशन दे रखी जबकि 4th पोजीशन पे। अगला क्वेश्चन है कलर चेंज ऑफ एन इंडिकेटर HLN इन एसिड बेस टाइट्रेशन इज गिवन बिलो। HLN अपने को देख के पता चल रहा है कि एसिडिक इंडिकेटर है। अब एसिडिक इंडिकेटर का बस अपने को फंक्शन देखना है। तो अपने को पता है कि जब स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन मीडियम होता है तो ये आयनाइज फॉर्म में रहेगा और ये जो इसका एनायनिक पार्ट है ये अल्केलाइन मीडियम में कलर दे देगा, ठीक है ना, कलर गिव इन अल्केलाइन मीडियम में दे देगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसने करेक्ट ही पूछा था, क्लियर, तो पहला करेक्ट है बिल्कुल। एसिडिक मीडियम अगर आप ज़्यादा कर दोगे स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम में, एसिडिक इंडिकेटर देगा ही नहीं कलर। अगला क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ट्रिपल्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज रिड्यूस्ड टू हाफ, द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय। तो रेट जो है वो SN2 का डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन इनटू, मतलब, और साथ में किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। तो इसने बोला R1 जो है वो डायरेक्टली, इसकी कंसंट्रेशन C1 मान लो, इसकी कंसंट्रेशन C2 मान लो। R2 जो हो गया वो डायरेक्टली उसने ट्रिपल इसकी करी, हाफ इसकी करी, दोनों को डिवाइड करूँगा तो सीधा ही आ गया R2/R1 इक्वल टू 3/2, 1.5 आ गया, तो 1.5 टाइम्स आ गया, क्लियर। तो ये हो गया। किसी को डाउट हो तो बता देना भाई, कभी फिर आप बोलो कि भाई टीचर तो ये तो पहले से रट के आता है, ये आता है वो आता है, ठीक है ना, बता देना भाई, ठीक है, कि तुम लोगों के कमेंट से ना भाई सब तकलीफ़ बहुत होती है, ठीक है। एक तो तुम्हारे लिए मेहनत करो, ऊपर से तुम लोगों के कमेंट्स बकवास इतनी आती है, तुम लोगों के कमेंट्स में इज्जत ही नहीं है तुम लोगों के मन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट,
अ लिक्विड विद लो प्रेशर, अब देखो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट सिंपल सा बता रहा हूँ, फंडा डायरेक्ट लगेगा हर किसी में। वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड सरफेस टेंशन। बस एक सिंपल सा फंडा याद रखो, सारे क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देख लो, अगर वेपर प्रेशर लो है तो ये हाई होगा, ये हाई है तो लो होगा। पहला इसने दे रखा है लो वेपर प्रेशर, तो दोनों हाई होने चाहिए। इसने सरफेस टेंशन लो दे रखी है, इसका लो ये गलत। वेपर प्रेशर हाई है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई इंटरमोलिकुलर, नहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स से तो लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वेपर प्रेशर अगर हाई होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगी बेटा, लो होगी, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, लो होगा, ठीक है। अगर ये हाई होती है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, हाई होता, ठीक है। तो इसने, अच्छा इसने हाई दी हुई है, सॉरी, इसने हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स दी है, हाई बॉइलिंग पॉइंट दी है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, बिल्कुल लॉजिक समझ आता है, ठीक है। बट वेपर प्रेशर हाई पे हाई कैसे हो जाएगा, वो तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। तो वेपर प्रेशर अगर हाई है तो लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, इसने हाई बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ये गलत। अ लिक्विड विद लो वेपर प्रेशर विल हैव हाई सरफेस टेंशन एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाँ तो लो से हाई जा रहा है, बिल्कुल सही है, सी पॉइंट बिल्कुल सही है, सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 एंड फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 बिकॉज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है, इसके लिए वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता। सी आ गया ऑप्शन सीधा। अगला क्वेश्चन है 3 सैंपल्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इनिशियली केप्ट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 298 केल्विन वर गिवन द फॉलोइंग ट्रीटमेंट। सैंपल 1 को इतने पे हीट करा, सैंपल 2 को इतने पे हीट करा, सैंपल 3 को इतने पे हीट करा। एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ, देखो बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देख लेना वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या सॉल्यूशन आएगा, अब देखो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होता है, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन जो है वो सिर्फ पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ इनिशियल फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है। और इनिशियल फाइनल वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है तो फिर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेम आ जाएंगे लगभग, तो डी ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। अगला क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज, तो ये एस्टर है, एस्टर ये मेजर होगा, यहाँ पर मेजर होगा, तो यहाँ पर देखो 2 पे ही आ गया COCl, तो इथाइल अल्काइल अल्केनोएट नाम रखेंगे, तो ये आ गया इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बिल्कुल सही है ये, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, परत चढ़ाना। अब इसने बोला कि एक मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करा सिल्वर के साथ, तो किससे करेंगे, ऑब्वियस ये बात है, चांदी आपको बनानी तो चांदी के पानी उस पर चढ़ाओगे, तो चांदी का पानी का मतलब क्या है, Ag+ सॉल्यूशन, क्लियर। सो इन फ्यूचर द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज बेसिक इन नेचर। अब देखो भाई सिर्फ 3 ही अमाइनो एसिड होते हैं बेसिक नेचर के, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ बेसिक नेचर याद करने का। अमाइनो एसिड ऐसे 20 है, कितने याद रखोगे तुम, भूल जाओगे, तो सिंपल सा ट्रिक है, ओनली 3 अमाइनो एसिड्स आर बेसिक इन नेचर। बट ये किस पे, कौन सी pH पे होते हैं ये भी देख लो, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हम लोग एट pH 7 पे बोलते हैं, एट pH 7 पे कौन कौन से होते हैं ऐसे याद रखना, ले से याद रखता हूँ मैं तो, L से लाइसिन, A से आर्जिनिन एंड L से हिस्टिडीन, H से हिस्टिडीन, सॉरी, तो ले से याद रखता हूँ, ले लद्दाख वाला ले, ठीक है ना, वो LEH होता है, LAH से याद रख लो ले, तो हिस्टिडीन। तो यहाँ पे देख लो लिस्ट में कोई है, आर्जिनिन दिख रहा है, आर्जिनिन बेसिक हो गया, काम खत्म। क्वेश्चन आयोडीन इज अ सॉलिड एंड सब्लाइम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, दिस इज बिकॉज ऑफ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगेन, वीक वंडर वाल फोर्स होता है बिटवीन आइटो मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आइसोमराइजेशन रिएक्शन एट 400 केल्विन एंड 298 केल्विन आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो सिस ब्यूटीन K1 दे रखा है, K1 अपने को दे रखा है 2.07 और K2 अपने को दे रखा है, मतलब K-1 अपने को दे दिया 3.42, जो कि K2 के जैसे ही हो गया। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पे सिर्फ वेराई करता है, तो टेम्परेचर का इसमें फ़र्क भी दे रखा है, देखो टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। तो इसमें इक्वेशन कौन सी लगाएंगे,
एक इक्वेशन होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टेम्परेचर के साथ, माइनस का डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। अब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव 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 पॉजिटिव, इसका मतलब K2 ग्रेटर देन क्या आएगा, K1। K2 ग्रेटर देन K1 आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, K2 ज़्यादा है K1 से। अगर डेल्टा एच में एंडोथर्मिक लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ, तो K2 लेस देन K1 आएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, सेकंड गलत। थर्ड लिखा हुआ है 400 केल्विन 50% ऑफ सिस ब्यूटीन एंड 50% ऑफ ट्रांस ब्यूटीन आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, कैसे बोल देंगे, मतलब देखना पड़ेगा चेक करके, बट पॉसिबल भी नहीं है कि 50% सिस ब्यूटीन और 50% ट्रांस ब्यूटीन प्रेजेंट इक्विलिब्रियम पे, क्या गारंटी है, हो ही नहीं सकता कभी इक्वल। बोथ है 298 केल्विन एंड 400 केल्विन K1 एंड इक्वल टू माइनस K1, नहीं है पॉसिबल। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोरिक एसिड इज फॉल्स। तो बोरिक एसिड क्या होता है अभी, पहला इसने बोला इट इज़ अ ट्राई बेसिक एसिड, गलत है। क्यों, मोनोबेसिक होता है। आपको पता है जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है, एक OH माइनस लेके BOH4 माइनस बना लेते हैं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करता है, साथ में एक H+ निकलता है, तो इट इज़ अ मोनोबेसिक एसिड। तो यही गलत है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर आ गया, इसने इनकरेक्ट पूछा था, फॉल्स। अगला देखो इट इज़ अ प्लानर स्ट्रक्चर, प्लानर है बिल्कुल, ये नहीं हो सकता। इट एक्ट एज मोनोबेसिक एसिड, बिल्कुल सही, ये नहीं हो सकता। इट इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, बिल्कुल सही है, ये नहीं हो सकता। एक बात यहाँ पे बोरिक एसिड की ओर याद रखना, आपको बता देता हूँ कि बोरिक एसिड जो होता है मोनोबेसिक तो होता ही है, साथ साथ में एक ऐसा एसिड है जो वाटर को ब्रेक कर देता है। सारे एसिड पानी में जाके खुद ब्रेक होते हैं, ये वाटर को ब्रेक कर देता है। क्लियर क्लियर। और साथ साथ में एक पॉइंट और बताया तो ये अर्हेनियस एसिड एंड लुइस एसिड दोनों होते हैं। अर्हेनियस क्यों, क्योंकि लास्ट में निकल क्या रहा है H+, और रिएक्शन किसके साथ हुई, पानी के साथ, तो अर्हेनियस एसिड आ गया। लुइस एसिड क्यों है, क्योंकि इसने एक OH माइनस को एक्सेप्ट करा, मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट करा, तो दैट इज कॉल्ड द लुइस एसिड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सिलियन एंड सिलिकॉन हाइड्राइड्स ऑफ जनरल फॉर्मूला SiNH2n+2 इतना एंड सेवरल एप्लीकेशन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ SiSi बॉन्ड। तो यहाँ पर अपने को रिएक्शन दे रखी है थर्मोकेमिस्ट्री से, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस एक थीम आपको आनी चाहिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन निकलते हैं। Si2H6 इसका 80.3 दे दिए डेल्टा एच, तो हैश लो लगाए कि हम लोग, बस यहाँ पर कुछ नहीं करना होता। 80.3 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो सॉलिड से गैस बनाएंगे तभी तो इसमें जाएगा, क्योंकि ये भी गैस है तभी रिएक्ट करेगा, सॉलिड के साथ गैस तो रिएक्ट करेगी नहीं यहाँ पे। तो ये इसने हीट ऑफ फॉर्मेशन जगह इसको हीट ऑफ सब्लिमेशन या फिर सॉलिड का देना चाहिए था गैस की जगह। चलो कोई बात नहीं, अभी 1 मोल के लिए डिफाइन होती है हर इंथैल्पी, मतलब चीज़ें। तो 2 × 2 मोल्स है यहाँ पे, तो 2 × 450 मतलब 900 आ गया, प्लस 3 × HH बॉन्ड की 436 माइनस SiSi का X हो गया, ये SiSi बॉन्ड है, X है जिसकी, माइनस SiH बॉन्ड कितने 6 मोल इंटू SiH की एंथैल्पी 304, ये किसके SiH बॉन्ड के। बस यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेनी है। 80.3 इक्वल टू 900 प्लस का 6 × 18 3 × 9 और 1 10 4 × 12 और 1 13 1308 माइनस का X माइनस का 6 × 24 2 6 × 18 1824, तो ये कितना हो गया 1308 प्लस का 900 2208 में से 1824 गए, 4 6 3, बस 364 बच गया। 8 में 4 गया 4, 10 में से 2 10 यहाँ पे होगा, 10 में 2 गए 8, यहाँ पे 8 बचेगा बेटा, 4 नहीं 6 नहीं बचेगा, 10 में से 2 गए 8, 384 बच गया। तो 384 माइनस का X इक्वल टू 80.3, तो यहाँ से X कितना आ गया, 384 में से 80 गए लगभग, कितना आ गया 304 कुछ समथिंग आ जाएगा। 304 मतलब 303.7 आएगा, इसको 304 लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली, तो 304 आ जाएगा यहाँ पर किलो जूल में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है when 10.6 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 750 ग्राम ऑफ ईथर। ईथर के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ना डिसोसिएशन ना एसोसिएशन,
तो बॉइलिंग पॉइंट रेज हुआ, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे आई इंटू के बी इंटू एम। तो आई तो मैं क्या लूँगा 1 लूँगा, के बी कितना है 2 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल है। ओके, तो मोलैलिटी कितना होगा 10.6, इसका मास हो गया मोलर मास एम। अब यहाँ पे मास और सॉल्वेंट में केजी में लूँगा तो 0.75 लिख दूंगा बस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, डेल्टा टी भी यहाँ पे तुम्हें दे रखा है, मास तुम्हारा निकल जाएगा, सॉल्व कर लेना फिर ख़त्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर एंथ्रासीन आर। एक तो इसका हो गया, एक इसका हो गया 2, 3 और एक ये खुद 4 आ गए। इसका आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बना के देख लेना अपने। ठीक है, नहीं आते तो भाई बता देना, ठीक है, फिर कहोगे बाद में। द अनबैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन P4S3 प्लस का NO3 माइनस। ओके, इक्वेशन तो दी हुई है, हम लोग इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, तो मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है ये, मेरे को बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। छोड़ो इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बैलेंसिंग करता हूँ। P4S3 से क्या बना पहले, S3PO4 प्लस का SO4 माइनस 2। यहाँ से पहले बैलेंस कर लो भाई, क्या रूल लगाते हैं हाफ रिएक्शन के लिए, AOHC। आओ हरियाणा चले, ए से एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4 लगा दिए फॉस्फोरस, 3 सल्फर के। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, 4 चौका 16, 16 और 12 28, तो यहाँ पर 28 वाटर मोलिक्यूल आ गए। 28 दूनी 56, 56 माइनस 12 44, 44 H प्लस आ गए। अब कितना हो गया यहाँ पर, अभी देखो P4S3 जो है ना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कैसे निकालते हैं। ये जो P4S3 है ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर फॉस्फोरस की -3 है और सल्फर का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लॉजिक मैं बता देता हूँ, जो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, यहाँ पर क्या लॉजिक होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो ओवरऑल चार्ज भी उस पर क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फॉस्फोरस पे -12, सल्फर पे +12, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे जो माइंड में क्वेश्चन आता है वो ये आता है, मैं वो भी बताता हूँ कि फॉस्फोरस सल्फर से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फिर फॉस्फोरस पे तो पॉजिटिव आना चाहिए, सल्फर पे नेगेटिव आना चाहिए। बट अगर वैसा लाते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो आंसर नहीं आता, मतलब ये चार्ज 0 नहीं बनता और चार्ज भी 0 होना ज़रूरी है। तो ये एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है जिसको आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ये +5 में जा रहा है, +6 में जा रहा है, तो कितना आ गया, -3 से +5 कितने का चेंज है, 8 का, 8 चौका 32, 2 का चेंज है 32 और 6 38, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 38 इलेक्ट्रॉन आ गया। क्लियर। अगला क्या है, NO3 माइनस से NO जा रहे, तो यहाँ पे क्या नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ूंगा, यहाँ पे 4 H प्लस आएगी और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब ऐड करने के लिए क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 38 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मेरे को तो सिर्फ P4S3 और वाटर देखना है, तो P4S3 के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है। अच्छा, वाटर के देख लो, वाटर के यहाँ पे कितने आ गए, 8 3 24, 3 दूनी 6 84। ठीक है, 84 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे, और इस साइड देख लेते हो 38 दूनी 76, 76 वाटर मॉलिक्यूल इस साइड है, तो ये कितना बच गया, 76 और 8 वाटर मॉलिक्यूल बच गया। मतलब 3 P4S3 8 वाटर मॉलिक्यूल दे रहे हैं, एक P4S3 कितना देगा, एक के लिए निकालना था 8/3, इसने x/3 लिखा, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये P4S3 यहाँ पे ध्यान रखेगी, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका। क्लियर, तो कोई लॉजिक नहीं है इसका, यहाँ पर यही है, इसका नेट पे आप चेक कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर ऑफ फॉर्मूला C6H12। अब साइक्लिक भी होने चाहिए और आइसोमर होने चाहिए, मतलब नाम चेंज होना चाहिए, तो पहला एक तो ये बन गया। अब इसके अंदर तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, अब छोटी कर दो रिंग को, यही ऐसे ही करते हैं, सबसे इजी मेथड यही होता है, रिंग छोटा करो, एक डंडा लगा दो, इसमें और कोई वेरिएशन आ नहीं सकती, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो जाएगी। रिंग और छोटी कर दो, इसमें देखते कितनी पॉसिबिलिटी है। एक तो हमारा बन गया ये वाला, एक हमारा बन गया ऐसे वाला, 2 और क्या बन सकता है, 4, एक ऐसे बन गया 6, और क्या बन सकता है, 4 में बन सकता है और कुछ, 1 2 ऐसे हो गया,
एक ऐसे भी बन सकता है, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। 7 और नहीं बन सकते। अब छोटी कर दो फिर रिंग 3 में। पहला तो बना दो ऐसे सब पे एक एक डंडा, ये तो पहले भी कर रखे इस तरह का, तो 3 मेंबर में। तो फिर एक बना दो वाई, ठीक है। उसके बाद फिर एक बना दो ऐसे 3 3 6। फिर ऐसे करके एक ऐसे निकाल दो। अब चाहे यहाँ पे निकालो चाहे यहाँ निकालो, बात तो एक ही है। अगला क्या होगा, एक ऐसे सी वाला ऐसे बन जाएगा 3 3। उसके बाद 4 5 6 1 2 3, ठीक। तो ये हो गया C6 H12, तो 11 बनेंगे यहाँ पर, तो 11 आंसर आ गया। तो ये आपका पेपर था। और हाँ, दोबारा लास्ट में फिर बोलना चाहूँगा, आपको शक हो, आपको लगता है आपको ज़्यादा ज्ञान है, तो ओपन चैलेंज है आपके लिए, कम मर्जी चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा मैं। आप कम मर्जी कंपेयर करके देख लेना भाई, ठीक है। और यूट्यूब पे आपको सॉल्यूशन कोई प्रोवाइड तो कर नहीं रहे, तो आना तो आपकी तो मजबूरी है बेटा, आपको यहीं पे आना पड़ेगा, नहीं तो ना देखो। किसी ने मना थोड़ी करा आपको देखने के लिए, कहा थोड़ी किसी ने देखने के लिए, ठीक है। ना देखो आप, ठीक है। मैं तो कमाने बैठा नहीं, मैं तो आपकी हेल्प करने आया हूँ। आपको नहीं करवानी है अपनी हेल्प तो ना करो। मेरे को जितनी नॉलेज है मेरे को तो उसके काम मिल रहे हैं उससे, ठीक है। ब्रांड में मैं पढ़ा चुका हूँ जैसे दूसरे लोग पढ़ाते हैं, मेरे को तो काम मिल रहा है, ठीक है। बट आपको अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो दिमाग में, आपको लग रहा हो कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो कभी मर्जी चेक कर लेना आके साथ में, ठीक है। देख ले कि भी आपको कितनी नॉलेज है। क्लियर? चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे ढंग से देख रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए मैं डालता रहूँगा। और प्लीज़ कमेंट्स ना लिखे भाई, जिनको नहीं पढ़ना मेरे से, जिनको नहीं अच्छा लगता मेरा चैनल, ना देखो, सबसे बढ़िया कमेंट्स लिखोगे। मैं उसके कारण, सही बात है कि मैं डिले करूँगा, उसके कारण आप ही को लॉस है उसमें, मेरे को कोई लॉस नहीं है बेटा, ठीक है। आप ही को लॉस होगा, क्योंकि कोई चैनल पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर नहीं रहा, ठीक है। आप देख लो चाहे सर्च मार के कितना मर्जी, ठीक है ना। मैं तो ऑलरेडी करके देख चुका हूँ, मेरे अलावा कोई दे भी नहीं रहा। और दे रहे तो वो फिर पहले से सॉल्व करके दे रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको तो मैं भी दे देता हूँ, जो गलतियाँ एक आधी होती है एक आधे क्वेश्चन में, उसको आप चढ़ा देते हो बस इतना कि आप तूने ये क्वेश्चन गलत करते हो। लैंग्वेज भी क्या तूने, ठीक है। और गालियाँ निकाल रहे हो उस पर कमेंट्स पे, तो इसका मतलब आपको तो रिस्पेक्ट करनी आती नहीं आप लोगों को, तो ठीक है। फिर अब मैं भी आगे से क्या करूँगा ना, मेरे को बता देना कमेंट लिख के कि सर आप भी पहले पेपर सॉल्व करके उसके बाद डाल दे करो, फिर तो मैं आधे घंटे में आपको पेपर दे दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा मेरा, ठीक है। आपको सारा पेपर सही मिलेगा। फिर आप लिख देना कमेंट्स में नीचे, अरे बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये है वो है, तो कर देना ऐसे, ठीक है, क्या दिक्कत है। और मेरा जिस दिन ऐसा हो गया कि तो टाइम पास हो रहा है कि मैं पहले से पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद अलग से तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग करूँ, जिस दिन मेरा मन करा नहीं करेगा मैं छोड़ दूंगा करना, फिर बैठे रहना अपने, ठीक है। आपको तो अच्छा लगता नहीं, आपके सामने कोई बैठ के पेपर सॉल्व करे, आपको तो पसंद आता नहीं। आप तो एक क्वेश्चन गलत हुआ नहीं, उसके पीछे ऐसा दिखते तो सामने वाले को पता नहीं, नॉलेज ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो अपना बस बेटा देख लेना अपना जैसा भी है। आपको अगर लगता हो कि सही जा रहा है, जो क्वेश्चन गलत है मैंने आपको पहले ही बोला था, कोई मिस प्रिंटिंग होती है, गलत होता है, कैलकुलेशन गलत होती है, आपके व्हाट्सएप नंबर है जो इतना बड़ा बड़ा नीचे लिखा हुआ है, आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जाके आराम से पूछ लो, फ़ोन करके पूछ लो, व्हाट्सएप करके पूछ लो कि सर आपने ऐसे करा, गलत है, सही है। दूसरे बच्चे भी तो करते हैं, दूसरे बच्चे आराम से लिखते हैं कमेंट में, मैं बोल देता हूँ हाँ गलत हो गया, इसका ये आएगा, तो इसमें ये क्या होगा। और आप लोग जो बकवास लिख रहे हैं कमेंट के अंदर, तो वो लिखनी बंद कर दो, ठीक है। नहीं तो फिर मेरे को चैनल छोड़ के अपना निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए, ओके।